चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन के जितने भी बन सकते थे वे सारे मैंने भेज दिए। आज हम डिस्टेंस वालों की बात करेंगे और ये डिस्टेंस वाले टोटल 8 वैरायटी हैं, टोटल 8 हैं। ज़्यादातर इनमें से आपको पता है, मुझे तो सिर्फ 3-4 डिस्कस करनी है आपके साथ। ज़्यादातर को मैं खाली बता के छोड़ दूंगा कि हाँ ये वैरायटी मैंने आपको पढ़ा रखी है, एक बार उन्हें रिवाइज कर लेना। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आप ना इसे इस तरीके से याद करना, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आपके पास तीन चीजें हैं, एक पॉइंट है, एक लाइन है और एक प्लेन। तीन चीजें हैं ना हमारे पास। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट, यानी कि ये वाला एक टाइप हो गया। एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस। तो एक तो पॉइंट ये हुआ आपका एक वैरायटी कि दो पॉइंट के बीच की। एक हो सकता है पॉइंट और लाइन के बीच की, एक हो सकता है पॉइंट और प्लेन के बीच की। ठीक है, तीन वैरायटी तो यही बन जाती है। इसके अलावा लाइन और लाइन के बीच की डिस्टेंस, लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से आप सारी वैरायटी देखेंगे तो टोटल 8 वैरायटी आपकी बनती है। वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। याद रखने का तरीका यही है आपका, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, प्लेन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये कितने हुए, 6 टाइप तो ये हो गए आपके। ठीक है, दो टाइप कुछ अलग हैं बाद के तो, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 और 8। तो ये 6 टाइप को फटाफट से बात कर लेते हैं कि जैसे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, दो पॉइंट के। तो अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है x2 y2 और z2, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, ये वाला अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये तो बहुत बार आप यूज करते हैं। ये तो हो गई पॉइंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जब हम बात करते हैं पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस की, जैसे सेकंड टाइप है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के डिस्कस करते हैं। जैसे बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप इसमें एक बार समझने का प्रयास करें कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। हमें ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो आप ऐसे मान के चलें कि ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। तो जब हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब आपको दो इंफॉर्मेशन पता है। इस लाइन के ऊपर स्थित एक पॉइंट, पॉइंट होगा ये 1 -1 और 3। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती रहे ना, उन्हें आप नोट डाउन कर लिया करो। उन्हीं के यूज से तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो एक पॉइंट होगा 1 -1 और 3, और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर हमें पता होगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा -3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5k कैप। तो लाइन की इक्वेशन से दो इंफॉर्मेशन हमें पता है। और सपोज किया यहाँ पर एक पॉइंट है 3 1 -2, यहाँ लाइन के ऊपर कहीं एक पॉइंट है P। इस पॉइंट की लाइन से जब खाली डिस्टेंस वर्ड लिखा हो, केवल डिस्टेंस वर्ड लिखा हो, तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक तो ये हो गया कि जहां डिस्टेंस वर्ड लिखा होगा उसका मतलब होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह एक वर्ड और लिखा मिल सकता है आपको। जैसे इस पॉइंट से यहाँ पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज ये पॉइंट Q पर इसे मिला, तो हमें इस पी क्यू की लेंथ ही तो फाइंड करनी होगी। ये पी क्यू की लेंथ को ही तो पॉइंट P की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो इसे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये दोनों एक ही बात है। बच्चे बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का तो हमें कुछ बताया ही नहीं था, हमें तो डिस्टेंस पता थी लेकिन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पता थी। तो इस वर्ड को भी ध्यान रखना। ऐसे भी हो सकता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक ही बात हुई। तो अब कुछ इस कंसेप्ट का हम कुछ यूज करते हैं कि ये जो पी क्यू, जो पी क्यू है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो उसके लिए हमें क्यू पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। एक बात ध्यान रखना, जब भी हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेट करना हो, यहाँ हमें क्यू पॉइंट लेट करना पड़ेगा। तो जब हम क्यू पॉइंट को लेट कर लेंगे, क्यू पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे फिर, और क्यू पॉइंट हमें मिल जाएगा तो पी और क्यू के बीच की हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वही डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी।
फंडा समझ में आ गया। मेन टारगेट क्या है, हमें क्यू पॉइंट फाइंड करना है। तो जब भी हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो हम क्या तरीका यूज करते हैं उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, उसे आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। अगर वेक्टर है तब भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। ये तो कार्टेशियन में है ही पहले से, अगर ये वेक्टर फॉर्म होती तो इसे कार्टेशियन में लिखते और इसे आप लैम्डा के इक्वल मानो। देखो तीन चीज तो पहले ही आपस में इक्वल थी, हमने इस पूरी को लैम्डा के इक्वल मान लिया। और यहाँ से फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में फाइंड करना स्टार्ट करो। जैसे एक्स की वैल्यू कहलाएगी -3 लैम्डा +1। इससे आएगा ये x-1/-3 इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू -3 लैम्डा +1, y की वैल्यू 2 लैम्डा-1, z की वैल्यू 5 लैम्डा +3। ये x y और z की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये जो x y z की वैल्यू होती है ना, इन्हें ना एक्चुअली जनरल पॉइंट बोलते हैं लाइन के ऊपर। जनरल मतलब जिसे हम अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं कोई भी, कहीं भी। एक बार ये भी पूछ लेता बच्चों से, फाइंड द जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था, बच्चों को पता ही नहीं था जनरल पॉइंट। तो इसका जनरल पॉइंट क्या होगा, इसका जनरल पॉइंट होगा -3 लैम्डा +1 कोमा 2 लैम्डा-1 कोमा 5 लैम्डा +3। ये जो पूरी लाइन को लैम्डा के इक्वल मान के हमने ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये निकाली है, इसी को जनरल पॉइंट बोलते हैं। और आप लेट भी यही करोगे कि लेट ये जो क्यू पॉइंट है वो इसके बराबर है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। जब भी हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेट करना हो, फिर से सुन लो आप, जब भी हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेट करना हो, कोई पॉइंट हमें सपोज करना हो लाइन के ऊपर, तो उस स्थिति में पूरी लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर रखोगे और वहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में फाइंड करोगे इस तरीके से। और ये जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएंगे, इन्हीं से बना हुआ पॉइंट ही वो पॉइंट हो जाएगा जिसको आप मानना चाहते हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्यू पॉइंट इतना है। अब मेन टारगेट क्या है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कुछ भी जोड़ तोड़ करके। तो ये पॉइंट लेट करने वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया ना, इसे बिल्कुल माइंड में रख लेना, बहुत बार हमें जरूरत पड़ने वाली है। लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब हमने मान लिया कि ये क्यू पॉइंट इतना है। जब आपने क्यू पॉइंट लेट कर लिया, अब आपको सिर्फ लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लेमडा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली किसी भी तरीके से, वो लेमडा की वैल्यू यहाँ रखते ही क्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। और जब क्यू पॉइंट मिल जाएगा तो आप पी क्यू फाइंड करने में क्या देर करेंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के फटाक से फाइंड कर लेंगे पी क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ अब लॉजिक आपको ढूंढना होगा, ये जो पी क्यू है वो इस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा आपको। बी वेक्टर क्योंकि लाइन के पैरेलल है ना, और पी क्यू और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो पी क्यू है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब मेन लॉजिक यहाँ से आएगा निकल के कि पी क्यू डॉट बी इक्वल टू 0। ये बात आई समझ में कि सिंस जो पी क्यू वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। अब पी क्यू आपको लिखना होगा, पी क्यू के लिए क्यू में से पी पॉइंट घटाएंगे, ऐसे तो लिखते हैं। तो इसमें से इसे घटा के आप लिखेंगे, हियर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पी क्यू अलग से लिख लेते हैं। पी क्यू वेक्टर कितना होगा, इसमें से उसे घटाया तो -3 लैम्डा -2 i कैप, ठीक है। और इसमें से इसे घटाएंगे तो 2 लैम्डा -2 j कैप, 2 लैम्डा -2 j कैप। और इसमें से इसे घटाएंगे तो 5 लैम्डा -5 +5 लैम्डा -5 k कैप। क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। 5 लैम्डा +5 होगा, 5 लैम्डा +5 k कैप। इस तरीके से पी क्यू वेक्टर मिला। अब पी क्यू और बी की डॉट प्रोडक्ट को 0 रखोगे आप। बी वेक्टर आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। बी वेक्टर क्या है यहाँ पर, बी वेक्टर है हमारा ये -3 i कैप +2 j कैप +5 k कैप। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट तो आई की आई में होगी, ये हो जाएगा 9 लैम्डा और +6, सही है ना। -3 की इन दोनों में होगी 9 लैम्डा +6, यहाँ 2 की इन दोनों में होगी तो +4 लैम्डा -4, यहाँ 5 की इसमें होगी तो +25 लैम्डा +25 इक्वल टू 0। ओके, इतना क्लियर आ रहा है समझ में। अब यहाँ से लेमडा हो जाएगा ये 9 और 4 13, 13 और 25 38 लैम्डा इक्वल टू
6 माइनस 4 करेंगे आप 2, 25 उधर जाके माइनस के 27, सही है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। कुल मिलाकर लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई -27/38। काफी बड़ी सी आ गई, लेकिन जो एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन होगा उसमें लैम्डा की वैल्यू कुछ छोटी मोटी आती है, 1 3 कुछ इस तरीके से। वो वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, क्यू पॉइंट आपको पता चलेगा। आगे का प्रोसीजर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देयरफॉर पॉइंट क्यू बराबर लैम्डा की वैल्यू आपने रखी, रख के आप कैलकुलेशन करिए, रख के लैम्डा की वैल्यू -27/38 रख के। सपोज आपने कैलकुलेशन कर ली, मैं नहीं कर रहा हूँ, सपोज ये आ गई, सपोज आएगी तो कुछ और। अब आपको पी क्यू फाइंड करनी है, तो देयर फोर पी क्यू इक्वल टू √x1 - x2 होल स्क्वायर। ठीक है, वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे जो प्रॉपर फॉर्मूला है, और बस यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा आपका। कुछ समझ में आया फंडा? इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये सारी एनसीईआरटी से बाहर की बातें हैं। कि जब हमें किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर से सुन लो, पॉइंट की अगर लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो लाइन की इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के बाद आप उसे लैम्डा के बराबर मान के एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है यही पॉइंट क्यू होगा, तो आपको क्यू पॉइंट पता चल जाएगा। उसके बाद आप पी क्यू फाइंड कर लेंगे। जब पी और क्यू दोनों पॉइंट आपके पास हैं तो आप पी क्यू फाइंड कर लेंगे। बी वेक्टर पहले से हमें पता होगा, तो पी क्यू और बी वेक्टर दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और उसे 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि पी क्यू और बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट को 0 रखने से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ क्यू पॉइंट में रख दोगे तो क्यू पॉइंट की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएंगी, क्यू पॉइंट मिल जाएगा। जब क्यू पॉइंट आपको पता चल जाएगा और पी पॉइंट पहले से ही आपके पास है, तो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस में आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये बात हो गई, पॉइंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देख ली हमने, पॉइंट और लाइन की। अब बात करते हैं तीसरा टाइप, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। पॉइंट और प्लेन की, एक पॉइंट और प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने आपको सिखा रखा है, फॉर्मूला जो मैंने आपको भेजा हुआ है नोट्स में, वो आप देख लेना, पता है आपको अच्छे से। अगर हम फोर्थ वेराइटी की बात करें, तो फोर्थ वेराइटी में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है। ठीक है, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो इसको बात कर लेते हैं। एक बार बता तो मैंने रखा है पहले भी, फिर भी एक बार सुन लो। देखिए, जब हम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन के बारे में बात करें तो इसमें दो वैरायटी बन जाती है क्वेश्चन की। जो लाइन है वो या तो पैरेलल हो सकती है या स्क्यू लाइन हो सकती है। स्क्यू लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे स्पेस में एरोप्लेन वगैरह चलते हैं कि वे ना तो पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर से पास कर जाते हैं, वे ना तो पैरेलल होते हैं ना इंटरसेक्ट करते, तो ऐसी लाइन कहलाती है स्क्यू लाइन। और पैरेलल तो आप जानते ही हैं, जो सीधी सीधी हो। अब क्वेश्चन देखकर हम कैसे पहचाने कि कौन सी स्क्यू लाइन है और कौन सी पैरेलल है, क्योंकि ये पहचान में आना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला अलग है। पैरेलल लाइन के केस में फॉर्मूला है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम से, बच्चे जानते हैं इन्हें, शॉर्टेस्ट। अगर बच्चे से ये पूछा जाता है बेटा इस लाइन की उस लाइन से डिस्टेंस बता दो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले जी ये तो पढ़ा नहीं हमने। और उन्हें बोले बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो, तो हाँ जी करते हैं। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम से ध्यान है, लाइन और लाइन के बीच की डिस्टेंस में कंफ्यूजन है। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें ना, इन्हें खूब अच्छे से समझ लेना। तो खैर, जब लाइन पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है बी क्रॉस A1 - A2। और ये मैंने आपको भेज रखे हैं सारे, जो मैंने फोटो सेंड किया था उसमें है ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में ये। लेकिन अगर लाइन स्क्यू है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर अलग है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का A1 - A2 का मैग्नीट्यूड, सॉरी, इसकी डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। सही है ना, फॉर्मूले दोनों के अलग हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी स्क्यू लाइन है कौन सी पैरेलल है? तो उसके लिए आप यहाँ नीचे वाले इन पर आइए। ये जो नीचे वाले जो नंबर है, मतलब जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर इसका और इसका, इनके जो रेशियो है वो सेम रहे होंगे। देखो 1 2 2, 3 2 6, 4 2 8। मतलब अगर आप रेशियो देखें, ये भी 2/1, ये रेशियो भी 2/1, 6/3 करोगे ना, बी वेक्टर का रेशियो देख रहा हूं मैं, बी वेक्टर मतलब नीचे वालों का, और 8/4 मतलब ये भी 2। ठीक है ना, 2/1, 2/1, 2/1, सारे रेशियो सेम है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है।
स्क्यू लाइन के केस में आप रेशो देखेंगे, ये 4/1, वो 5/3, ये 2/-1, तो ये सब अलग अलग है, मतलब लाइन स्क्यू है। तो ये तो क्वेश्चन में देख के आपको पहचान में आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पहचान में नहीं भी आता, बच्चा ऐसे ही लग जाता है कि चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है और बिल्कुल अपनी भावनाओं में है बच्चा कि हाँ चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला रटा हुआ है। तो इसमें आपको कैसे पता चल जाएगा कि आप गलत ट्रैक पे हो? अगर आपने B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट कराई तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट कराने से आंसर 0 आ जाए तो समझ जाना बेटा कि गलत ट्रैक पे हो, फॉर्मूला ये नहीं फिर ये वाला यूज होगा। ओके, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये दो लाइन दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के फॉर्मूले को अगर हम सही से समझें, फॉर्मूले में लिखा हुआ है A1, A2 और B वेक्टर, तीन चीजें चाहिए। लेकिन यहाँ A1 तो चलो पहले वाली लाइन से ये वेक्टर मिल जाएगा, B1 ये होगा, A2 ये होगा और B2 ये होगा, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ B दे रखा है, B1 और B2 तो नहीं दिया है। तो उस लॉजिक को समझने के लिए एक बार मैं इन दोनों इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। वेक्टर फॉर्म आपको आती होगी लिखनी। इक्वेशन फर्स्ट की वेक्टर हो जाएगी R इक्वल टू ए वेक्टर बनेगा यहाँ से 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऊपर वाले नंबर से ए वेक्टर बनता है साइन चेंज करके, प्लस लेमडा इंटू नीचे वालों से बी वेक्टर 2i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड इक्वेशन होगी R इक्वल टू 1i कैप माइनस 3j कैप प्लस 0k कैप हो जाएगा, तो के कैप वाला हटा दिया, फिर लेमडा ना लेके म्यू ले लिया करो दूसरा, और आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो आप ये जो बाद वाला जो वेक्टर है ना, इन दोनों को आप सेम बनाओ। ये सेम बनाए जा सकते हैं। देखो उसमें से अगर आप कुछ कॉमन ले लो, उसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो आप क्या करो, पहले वहां से 2 कॉमन ले लो। ये लैम्डा क्या है ना, एक्चुअली कांस्टेंट है, अगर 2 और मिल गया इसके साथ ये तब भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब उस इक्वेशन फर्स्ट को आप ऐसे लिखो, 3i माइनस जे प्लस के, प्लस चाहो तो ऐसे 2 लैम्डा लिखा रहने दो, 2i, सॉरी 2 तो बाहर कॉमन लिया हमने, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, दोनों का बी वेक्टर सेम हुआ। तो बी वेक्टर आपको मिल गया, इस फॉर्मूले में बी वेक्टर पता चला आपको। बी वेक्टर ये हो जाएगा i प्लस 3j प्लस 4k, ये बी वेक्टर होगा। A1 और A2, A1 वेक्टर ये और A2 वेक्टर ये, A1 होगा यहाँ पर ये पहले वाला 3i माइनस जे प्लस के, 3i माइनस जे प्लस के, और A2 वेक्टर होगा ये i माइनस 3j, आई कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, ये A1 और A2 और B। अब वैल्यू देखते हैं, करना क्या है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि B की क्रॉस प्रोडक्ट होनी है A1 माइनस A2 के साथ। तो आप A1 माइनस A2 फाइंड करें, A1 माइनस A2 घटाना है आपको, i में से i घटा दोगे 2i कैप माइनस j प्लस 3j, तो प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। ये A1 माइनस A2 हुआ, B के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करानी है, तो देयरफॉर B क्रॉस A1 माइनस A2। आप ये क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, आई आती है ना क्रॉस प्रोडक्ट करानी। पहले B वाला लिखेंगे, B क्या था, ये 134, ठीक है 134, और A1 माइनस A2 221, 221, इसको सिंप्लीफाई करा के आपको मिल जाएगा एक वेक्टर। तो जब ये बी क्रॉस A1 माइनस A2 वेक्टर मिला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस A1 माइनस A2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 49 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा जी आपका 16, और अपॉन में
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर ये रखा हुआ है आपके सामने, तो अंडर रूट ऑफ 1 + 9 + 16। तो इस कैलकुलेशन से इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। जैसे ऐसे दो लाइन पैरेलल है ना, मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है, तो जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही यहाँ होगी, तो इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या नॉर्मल डिस्टेंस बोलो, ये तो सब जगह एक ही रहनी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। और इस क्यू लाइन वाले को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है, बता रखे हैं इसके क्वेश्चन। ये वाला बचा हुआ था पैरेलल लाइन का, ये समझ में आ गया आपको। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवाऊं तो क्या होगा, जब दो लाइन के ये बी वेक्टर के कोफिशिएंट का रेशो सेम हो तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। उस स्थिति में जब रेशो सेम है तो कुछ ना कुछ नंबर कॉमन आने के बाद दोनों का ये बी वेक्टर सेम बन जाता होगा। जैसे अभी पहली लाइन ये थी, दूसरी ये थी। देखो पहली का बी वेक्टर था 2i + 6j + 8k, इसका था i + 3j + 4k। तो उसमें से आपने 2 बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर दोनों के बी वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो ये देखो, ये पहली लाइन का बी वेक्टर, ये दूसरी लाइन का बी वेक्टर। यहाँ क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट था, 2 और मिल गया तो तब भी वो कांस्टेंट रहेगा, तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले आप बी वेक्टर सेम करेंगे और उसके बाद a1 ये है, a2 ये है, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ये काम आपको करना है। ओके। ये स्क्यू लाइन वाला आप खुद कर लेंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये लाइन और लाइन के बीच की डिस्टेंस हो गई। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच की डिस्टेंस। सीरियल वाइज चल रहे हैं ना, पॉइंट और पॉइंट, पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड प्लेन, लाइन एंड लाइन, प्लेन एंड प्लेन, इस तरीके से 6 वैरायटी पढ़ते हैं पहले अभी। तो प्लेन और प्लेन के बीच की देखते हैं। तो इसमें ना एक बात ध्यान से समझना, अब जब हम प्लेन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो उन दोनों प्लेन का पैरेलल होना जरूरी है। अगर वे दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है तो आपसे बीच की डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं करेगा, इसको समझ लो। अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और अगर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर गए मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं कि जब दो प्लेन पैरेलल ना हो तो वे तो मिल जाएंगे और बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो क्वेश्चन पूछने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं, जैसे ऐसी स्थिति है कि मान लिया एक प्लेन ये है और इसी के ऊपर इसी के पैरेलल एक दूसरा प्लेन हम रख दें कुछ ऐसे, 3D में हालांकि कुछ कम समझ में आता है, मतलब ऐसे रखे हुए दोनों प्लेन, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस दोनों के बीच की, तो यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात हो रही है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मूला चलो मैं लिख भी दूं तो फॉर्मूला ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है इसका मतलब। कहीं भी डिस्टेंस पूछे मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला है d1 - d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + b² + c²। अब ये है क्या, d1 d2 a² b² c² वगैरह क्या है, ये जो a b c है, a² b² c², ये तो नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। उसके लिए दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होना चाहिए। पहले हम यही चीज चेक कर लें कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं भी कि नहीं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन यही होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप चेक कर लो सेम है कि नहीं। 3/6 करोगे 1/2 मिलेगा, 2/4 करोगे तब भी 1/2 मिलेगा, 7/14 करोगे तब भी 1/2 मिलेगा। तो मतलब दोनों प्लेन पैरेलल हैं। और जब दोनों प्लेन पैरेलल है ना, तो आप इस सिचुएशन में क्या करने वाले हो, आप सबसे पहले इनके कोफिशिएंट सेम करो। क्योंकि ये जो ए बी सी है ना, वो ए है एक्स का कोफिशिएंट, बी वाई का, और ऐसे लिखते हैं ना हम प्लेन की, ए एक्स + बी वाई + सी जेड + डी। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग हो सकती हैं क्या, एक्चुअली होंगी। ये कांस्टेंट टर्म अलग होंगी और ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए, तो दोनों प्लेन पैरेलल होंगे। ओके। तो सबसे पहले इन कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनेगा, या तो आप उस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इस दूसरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। जब आप दूसरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो वहां बटे में आ जाएगा, उससे बचो। उससे ज्यादा बेटर ये है कि पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन जो फर्स्ट है उसे आप पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा 6x + 4y + 14z -10 = 0। और दूसरी आपके सामने रखी हुई है 6x + 4y + 14z -21 = 0। ओके।
अब ए बी और सी ये तो समझ में आ गए होंगे, A6 B4 C14, एक होगा D1 और एक होगा D2। ये जो कांस्टेंट टर्म है, एक D1 और एक D2। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब लिखी, D1 मतलब -10 माइनस D2 की जगह -21 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। इस पर मॉड्यूलस रखो आप, और अंडर रूट के अंदर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 196। इस कैलकुलेशन से आंसर मिल जाएगा। मॉडुलस इसलिए है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव आएगा आंसर। ओके, तो ये बात हो गई दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस। और दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस तभी निकलेगी जब दोनों पैरेलल होंगे, और अगर दोनों पैरेलल हैं तो किसी एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम बना लो, ये कांस्टेंट टर्म अलग रह जाएंगी। इन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है यहाँ पर, और बटे में ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना, ये इसका अंडर रूट। ओके, इसी तरीके से अगर हम छठी वेराइटी की बात करें तो छठी भी 2 मिनट का काम है। लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, मतलब एक लाइन की एक प्लेन से डिस्टेंस पता करनी है। जैसे सपोज ये लाइन हो गई और यहाँ पर कोई प्लेन हुआ। अब लाइन और प्लेन की डिस्टेंस भी हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब लाइन और प्लेन दोनों आपस में पैरेलल हो। लाइन भी ऐसे जाती है और प्लेन भी ऐसे रखा हो, लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल होंगे तभी आप डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। अगर लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है तो लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी और उस स्थिति में डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो ये बात भी मैंने इसलिए लिखी हुई है कि लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब लाइन प्लेन के पैरेलल हो। ओके, अब फाइंड करके देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर। इवन आप ऐसे देख लो, जैसे आपको लाइन की इक्वेशन से दो इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। लाइन की इक्वेशन से एक तो आपको बी वेक्टर पता चल ही जाएगा, और एक ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा। मान लिया ये पॉइंट 2 3 5 है। लाइन के ऊपर स्थित दो चीजें हमें पता चलती हैं, लाइन के पैरेलल वेक्टर और लाइन के ऊपर स्थित एक पॉइंट। लाइन की इक्वेशन से दो चीजें पता चलेंगी। प्लेन की इक्वेशन भी आपको पता ही होगी, प्लेन मान लिया 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 5 = 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। तो जो डिस्टेंस इस पॉइंट की प्लेन से होगी वही पूरी लाइन की रहेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट की इतनी ही तो नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनना मेरे, लाइन के ऊपर स्थित ये जो पॉइंट तुम्हें इक्वेशन से मिला है, इस पॉइंट की जो प्लेन से डिस्टेंस होगी वही पूरी लाइन की होगी, क्योंकि लाइन तो प्लेन के पैरेलल है ना। किसी भी एक पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमें पता चल गई, आप ऐसे समझो जैसे ये लाइन और ये लाइन और दोनों पैरेलल हैं, और मैं कहूं कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 5 है, तो पूरी लाइन की डिस्टेंस 5 ही तो होगी पैरेलल के केस में, ठीक है ना। तो जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आप इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालिए। ये चीजें ना समझने वाली हैं, इनके क्वेश्चन जब आप ट्राई करोगे तब वो क्वेश्चन होंगे। अगर आपने ये चीजें नहीं समझी तो दिक्कत आएगी। इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, और पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस? कि ये फॉर्मूला यूज करके ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी लाइन और प्लेन के बीच की जब आपको डिस्टेंस निकालनी है तो यही फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे पॉइंट कहाँ से आएगा? ये x1 y1 z1 क्या है? ये x1 y1 z1 वो पॉइंट है जो लाइन के ऊपर स्थित है, जो कि आपको लाइन की इक्वेशन देख के पता चल जाएगा। ओके, तो ये लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस का कंसेप्ट था। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट बचे, 7 और 8, बस दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में जो वैरायटी लिखी हुई है, अगर मैं वो वैरायटी पढ़ूं, 7th में लिखा हुआ है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मतलब क्या हुआ कि हमें एक पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है इस प्लेन से, पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन इस बार कुछ परपेंडिकुलर नहीं फाइंड करनी। कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं बोर्ड पर थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करूं शायद समझ में आ जाए। ये प्लेन है, एक तो यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है आपको कि 1 4 2, और इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि सीधी सीधी डिस्टेंस नाप दो, लेकिन इस बार ये कहा है कि सीधी सीधी डिस्टेंस नहीं नापनी है। ऐसा नहीं है सीधी डिस्टेंस नापनी है, जैसे कहते हैं ना किसी को कि भाई उस डायरेक्शन में जाके मेजर करो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते। एक तो जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपके घर के सामने कोई दीवार है, आप ऐसे समझिए, मान लिया आप अपने रूम में बैठिए, ठीक है, आपके रूम में एकदम सामने कोई दीवार हुई, बिल्कुल आप सामने, जैसे मैं एकदम सामने देख रहा हूँ, तो एकदम सामने सीधा सीधा नापे।
एक तो ये हो सकता है कि ये डिस्टेंस पता करें, इसे तो बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक ऐसे हो सकता है ना कि मैं आपको ऐसे कहूँ बेटा इधर देखो, आप इधर जाके ऐसे चलते चले जाओ तो ये दीवार आपको कितनी दूरी पर मिलेगी, ऐसे हो जाते हैं ना कि आप इधर नापिए, कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दे दे। तो उस स्थिति में यहाँ पर भी क्या दे दिया कि कोई एक लाइन है, ये एक लाइन आपको दे रखी है, जैसे ये लाइन मान लिया, ये ऐसे खींच दी मैंने लाइन कि आप ये डिस्टेंस सीधी सीधी मत नापिए, इस लाइन के पैरेलल चलते जाओ, लाइन ऐसे है आप भी इसके पैरेलल चलिए, इसके पैरेलल चलते चले जाओ, पैरेलल आए जहां भी आप प्लेन पे मिलेंगे ये डिस्टेंस फाइंड करने है। सपोज ये पॉइंट पी था तो ये पी क्यू फाइंड करनी है। तो इस बार ये पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, पी क्यू इस लाइन के पैरेलल। तो लॉजिक आया समझ में, क्वेश्चन क्या था कि इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करनी है, ये वाली नहीं फाइंड करनी है, कोई एक लाइन दे रखी है सपोज ऐसे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये ऐसे ही क्यों ली, आप ऐसे ले सकते थे, तो भाई ऐसे ले लो, ऐसी वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं ऐसे बना देता हूँ, ये प्लेन है, आपको ये बात हजम नहीं हुई कि लाइन ऐसे क्यों ली, आपका ऐसे लेने का मन है आप ऐसे ले लो कि ये कोई लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है 1 4 2, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल चलते चले जाओ, ये प्लेन एक्चुअली इनफाइनाइट लेंथ का होता है, प्लेन पूरा पूरा इनफाइनाइट का, तो कहीं ना कहीं आप प्लेन से टकराएंगे, इस प्लेन से जहां भी आप मिले ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो मेन लॉजिक ये है कि इस लाइन के पैरेलल चलते हुए जो क्यू पॉइंट पर हम प्लेन पर मिले, प्लेन और हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ये ऐसे चलते हुए, इस क्यू पॉइंट की इस पी से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ। अब इसमें हम क्या क्या चीजों का यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, पहले हम इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लें कि हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। एक तो हमें ये पता है पॉइंट, एक हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता है, और प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 5 ये हमें मालूम है प्लेन की इक्वेशन। लाइन से भी लाइन का हमें बी वेक्टर मालूम है, लाइन के जो पैरेलल होगा ये बी वेक्टर होगा कितना, यहाँ से मिल जाएगा आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसके अलावा लाइन के ऊपर स्थित एक पॉइंट भी आपको पता होगा, लाइन से दो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, पॉइंट होगा ये 5 -1 और 1। ओके, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर सब लिख दी। यहाँ एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने नॉर्मल वेक्टर नहीं लिखा, लेकिन नॉर्मल ऐसे होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले आप लेट करो, लेट करो जो क्यू पॉइंट है, क्योंकि अगर एक बार हमें क्यू पॉइंट मिल गया तो हम पी क्यू को तो फटाफट फाइंड कर देंगे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के। तो मेन फोकस करो आप क्यू पॉइंट फाइंड करने पर, और जब क्यू आपको मिल जाएगा तो पी और क्यू में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया जो क्यू पॉइंट है वो एक्स वाई और जेड है, ये हमने लेट कर लिया। तो अब आपको पी क्यू पता चल जाएगी, जब क्यू पॉइंट को आपने ये मान लिया एक्स वाई जेड, तो पी क्यू वेक्टर लिखो क्यू माइनस एक्स करके, सॉरी क्यू माइनस पी, तो एक्स -1 i कैप, वाई -4j कैप, एंड जी जेड -2k कैप प्लस जेड -2k कैप। ये पी क्यू वेक्टर आ गया आपके सामने, क्लियर है ना। अब ये जो पी क्यू वेक्टर है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, पी क्यू और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है। अब इस लॉजिक का हम यूज करेंगे कि सिंस पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि प्लेन लाइन के पैरेलल चलते गए हैं ना हम, तो पी क्यू और बी दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो इनके कोफिशिएंट का रेशो सेम आएगा, यानी a1/a2, तो x -1/3 इक्वल टू b1/b2, मतलब y -4/2 इक्वल टू c1/c2, मतलब z -2/-1। बी वेक्टर ये था और ए ये था, सॉरी पी क्यू ये था, तो a1 होगा x-1, a2 होगा 3, b1 होगा y-4, b2 होगा 2, c1 होगा z-2, c2 हो जाएगा -1। इस तरीके से हमने लिखा, तीन चीजें आपस में इक्वल आ गई, तो इसे लेमडा के इक्वल आप मान के यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो बिल्कुल यही, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3 लेमडा प्लस 1, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 लेमडा प्लस 4, जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे -लेमडा प्लस 2, ऐसे ही तो होगी ये।
एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू आपने फाइंड करके यहाँ पर लिख दी। अब एक और बात आप समझ लें, देखिए लॉजिक याद रखने होते हैं आपको क्वेश्चन में। क्या लॉजिक आप याद रखेंगे? पहला तो यही हुआ, क्यू पॉइंट को एक्स वाई जेड मान के आप कंसेप्ट यूज कर रहे हो पी क्यू इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और अगर पी क्यू और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू वाले से यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि सिंस पॉइंट क्यू, जो पॉइंट क्यू है, क्यू मतलब एक्स वाई जेड लाइज ऑन द प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट है तो प्लेन के ऊपर ही ना, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट हम पुट कर देंगे, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, यह प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमने निकाली है ये आप प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये 2x 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू आई है 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस जेड की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू थी वे प्लेन की इक्वेशन में हमने पुट कर दी। ऐसा करने से यहां से आप देख सकते हो लैम्डा में एक सिंपल इक्वेशन बन गई, ब्रैकेट वगैरह ओपन करके आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 17/13 आपको मिल जाएगी। अब जैसे लैम्डा की वैल्यू आ गई तो आप एक्स वाई जेड फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू आप लिख लेंगे वाई और जेड। अगेन क्योंकि वैल्यू ऐसी बड़ी सी आई है मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ। मान लिया एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई की 7 आ गई, जेड की 9 आ गई, सपोज कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई, तो पॉइंट क्यू पता चल जाएगा ना आपको। देयरफॉर पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा? अब पॉइंट क्यू होगा 279, देन फाइंड पी क्यू। पी क्यू बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। पी क्यू डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट वाला फॉर्मूला, ये पॉइंट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट आप समझना, पूरा डिफिकल्ट जरूर है पर एक बार देखना क्लियर हो जाएगा। अब ये जो 8वां टाइप है ये 7वें का बिल्कुल उल्टा है सेम सिचुएशन वही। To find distance of a point from a given line measured parallel to given plane। पिछले वाले में क्या था? फ्रॉम ए प्लेन, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी थी, measured parallel to the line। इस बार पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है और प्लेन के पैरेलल मेजर करना है। तो देखते हैं एक बार इस सिचुएशन को इमेजिन करके कि जैसे सपोज ये लाइन है, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है इस वाली की, इस लाइन की हमें इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है 142 से, इस पॉइंट P से लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और डिस्टेंस बिल्कुल सीधी सीधी फाइंड नहीं करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी है। यहाँ पर कोई एक प्लेन है, यहाँ एक प्लेन बना देता हूं मैं। तो इस बार सिचुएशन क्या है, इस पॉइंट की इस प्लेन से, प्लेन आप ऐसे मान के चलिए ऐसे रखा हुआ है, ऐसे प्लेन, हालांकि वीडियो में ज्यादा क्लियर हो नहीं पाता, लेकिन प्लेन ऐसे रखकर इसके पैरेलल चलते जाना है हमें, ये वाला, इसके पैरेलल हम यहाँ पर क्यू पॉइंट पर लाइन से मिले, ये क्यू पॉइंट हमें लाइन के ऊपर लेट करना है, क्यू पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम लाइन के ऊपर का क्यू पॉइंट लेट करेंगे, और लाइन के ऊपर पॉइंट लेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइन की इक्वेशन को आप लेमडा के बराबर रखें। जनरल पॉइंट याद है, बताया था जनरल पॉइंट बोलते हैं, तो जब भी लाइन के ऊपर आपको कोई पॉइंट लेट करना हो तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखें। यहां से x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू माइनस लैम्डा माइनस 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा। मैंने कहा था कि इसका बहुत बार यूज होगा। तो हमने लेट कर लिया q पॉइंट को 2 लैम्डा प्लस 3 कोमा माइनस लैम्डा माइनस 1 और जी 3 लैम्डा। सपोज ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो हमने क्यू पॉइंट लेट कर लिया लाइन के ऊपर एक लैम्डा की टर्म्स में। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमें पॉइंट क्यू पता चल जाएगा, और जब हमें पॉइंट क्यू पता चल जाएगा तो हम दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके पॉइंट क्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, अब क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस लॉजिक पर आइए। जैसे ये लाइन है, लाइन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है?
तो लाइन से तो एक पॉइंट मिलेगा, एक पैरेलल वेक्टर मिलेगा, उसका कुछ खास यूज नहीं है एक्चुअली। देखो प्लेन की इक्वेशन से ये आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है, प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आपको मिलता है। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम पी क्यू परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। इसका मतलब पी क्यू और नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को जीरो रखेंगे, इस कंसेप्ट से लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब पी क्यू कैसे पता चलेगा, क्यू पॉइंट आपने लेट कर रखा है लैम्डा की टर्म्स में, पी ये है तो आप पी क्यू लिख लो। पहले यहां लिख देता हूं मैं पी क्यू, क्यू में से पी घटाकर आप लिखोगे पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। तो पी में से क्यू घटा के ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। नॉर्मल वेक्टर आप प्लेन की इक्वेशन को देख के लिख सकते हो, प्लेन की इक्वेशन ये थी, तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा 2i प्लस 3j माइनस के। ऐसे ही तो हम नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं, नॉर्मल हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के कैप। अब पी क्यू और नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट होगी कितनी, यही करा देता हूं मैं, दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप कराओगे तो 4 लैम्डा प्लस 4, आई वाले की आई में, जे वाले की जे में कराओगे माइनस 3 लैम्डा माइनस 15, और माइनस 1 की उसमें कराओगे तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट हुई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी -9/2। तो लैम्डा की वैल्यू -9/2 आ गई। ओके, तो जैसे लैम्डा की वैल्यू आई, यहाँ से आप क्यू पॉइंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि क्यू पॉइंट था 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 1, उसमें लैम्डा की वैल्यू रख के ये आपको क्यू पॉइंट मिल गया। अब पी आपको पहले से ही पता है, P.142 है, और आपको ये पी क्यू डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है। तो पी क्यू डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें, -6 -1 का होल स्क्वायर, इसी तरीके से कर लेंगे आप ये काम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, तो ये टोटल हमने 8 वेराइटी पढ़ी है, टोटल हमने 8 वेराइटी पढ़ी। ओके, तो आप इन्हें देखें एक बार, डिस्टेंस वाली सारी वेराइटी हैं। अब इसमें ज्यादा काम बचा नहीं है, एक बार इतनी चीजें पढ़ो, और बाकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला वीडियो लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट, कि लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करें, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, और फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले आपने पढ़े थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी 2-3 वेराइटी बन जाती है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट की और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की शायद कंबाइन लेके आऊं अगर कम पॉइंट बने। ओके, फिलहाल इसे तैयार करिए।